वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। फेडरलिज्म टॉपिक में फेडरलिज्म के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषताएं क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उस पर बात कर रहे थे। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 15 में ये फेडरलिज्म के फीचर्स मेंशन है। यहाँ पर आप बुक में देख लीजिएगा, देख सकते हैं। बुक को साथ में रखिए चाहे तो निकल करके, पेज नंबर 15। इसमें से फेडरलिज्म के जो इनिशियल 3 फीचर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब फोर्थ फीचर से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो देखते हैं फोर्थ फीचर क्या कहता है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आपने थर्ड फीचर में ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है द जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स हैं, आप अगर स्पेशली इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर इस टाइम तो 3 लेवल्स हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और फिर लोकल गवर्नमेंट। लेकिन अगर पहले की भी देखें 1992 के पहले, जब ये थर्ड टीयर जो इसमें गवर्नमेंट का है, लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट, ये ऐड नहीं हुआ था, तो उसके पहले भी अगर आप दो को भी लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल्स को, तो इनकी जो जुरिडिक्शन एरियाज़ हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में अपने रूल्स लॉज बना सकते हैं और कहाँ तक इनकी लिमिट है, वो मेंशन है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये उसमें मेंशन की हुई दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या है, और कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो दोनों के कंबाइंड मैटर्स हो सकते हैं, उनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। वो अभी आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स हैं उनका जुरिडिक्शन एरिया और उनकी जो पावर्स हैं वो मेंशन कर दी गई हैं। उसके बाहर, उस दायरे से बाहर वो नहीं जा सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कभी चेंजमेंट की बात आती है, आपको पता है कि पार्लियामेंट को या फिर स्टेट के अगर लॉज हैं तो स्टेट असेंबलीज़ को ये राइट है कि वो इन रूल्स लॉज में चेंजमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हो सकते हैं, ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स अगर चाहें तो चेंजमेंट कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन चेंजमेंट पॉसिबल है। इसको अमेंडमेंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन की शक्ति ये पार्लियामेंट के पास निहित है। तो ऐसे में अगर कभी चेंजमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न्स हैं, तो उसको कोई भी एक गवर्नमेंट, एक लेवल, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, वो अकेले चेंज नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट कहीं पर हो रहा है तो उसके लिए दोनों लेवल्स की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की सहमति ज़रूरी होती है, दोनों का उसमें इन्वॉल्वेशन होता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। तो ये भी फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था और उसका एक फीचर था जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेटली यह बहुत बड़ा चेंजमेंट ऐसे नहीं कर सकती। उसके लिए उसको दूसरे लेवल से, स्टेट गवर्नमेंट से भी सजेशन लेना होगा और उनकी परमिशन लेनी होगी, उनकी भी सहमति चाहिए होगी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाइएस्ट कोर्ट acts as an umpire if the dispute arises between different levels of government in the exercise of their respective powers। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के लेवल्स हैं। अब ऐसे में कभी ये भी आ सकता है कि अगर कोई लॉज के अगेंस्ट जा रही है कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या उसने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो पब्लिक के लिए फेवरेबल नहीं है, या हो सकता है वो किसी एक पॉइंट पर या किसी मैटर को लेकर के बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हो, एग्रेसिव हो जाए या फिर वहाँ पर रेडिकल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को पावर दी गई है। न्यायालय के पास ये शक्ति होती है
कि ऐसे मैटर्स में जहाँ पर वो लोग कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो पब्लिक के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट अंपायर की भूमिका निभा सकता है। कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा, उन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट हो रहा है गवर्नमेंट्स के बीच में, उसमें कोर्ट डिसीजन लेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेगा, संविधान सम्मत होना चाहिए वो। तो ऐसे डिसीजन लेकर के वो दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। यूरिडिक्शन एरिया जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ऐसे ही उनके जो रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर्स हैं, किस तरीके का टैक्स कौन सी सरकार कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस को कलेक्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स को अपने वर्किंग को, अपने वर्क्स को कंडक्ट कराने के लिए कुछ फंड चाहिए होता है, मनी चाहिए, वो कहाँ से आएगा, तो वो इसी टैक्सेस से, पब्लिक से, सिटीजन से जो टैक्सेस आते हैं उनसे वो अपने ये सारे टास्क के काम पूरे करते हैं। अब उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि टैक्सेस कौन कौन से होंगे और उनको कौन कलेक्ट करेगा, तो ये पूरा क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है, जिससे कि राज्यों को और केंद्र को कोई भी दिक्कत ना आए फंड को लेकर के या टैक्स कलेक्शन को लेकर के उनके बीच डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अभी तो कंबाइंड टैक्सेस का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, जीएसटी, वो भी है। और उसके अलावा भी आप अगर पता करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये टैक्स राज्य सरकार वसूल करती है, जबकि कोई दूसरा टैक्स है वो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। तो ये टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी क्लियर है। अब आते हैं सेवन्थ पॉइंट में, जो कि जितने फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से ये लास्ट है। द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। तो फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म के जो फीचर्स आपने देखे उसमें एक दोहरा चरित्र या दोहरे उद्देश्य दिख रहे हैं। एक तरफ तो वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना या उसको डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फैला दे रहे हैं, बिखेर दे रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कलेक्टिविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, कलेक्टिवनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये डाइवर्सिटी को और ज़्यादा इनक्रीज कर देगा, विविधता को और बढ़ा देगा। तो यहाँ एक तरफ तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है विविधता को, डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनलार्ज करने की कोशिश कर रहा है कि पावर एक जगह पर सेंट्रलाइज ना रहे। वहीं दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है कि लोगों की यूनिटी को और उनकी इक्वलिटी के जो राइट्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से ये तो और ज़्यादा डाइवर्स होता जा रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन वास्तव में ये क्या कर रहा है, ये लोगों की यूनिटी को भी इंस्पायर कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि हर किसी को जब लगेगा कि उसके राइट्स हैं, ठीक, उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं और उसको अपने पावर के लिमिट में रहना है, ठीक, और कोई भी इतना सुप्रीम पावर या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का कोई पर्सन या होल्डर नहीं है जो किसी के ऊपर ओवर डोमिनेंट हो जाए, तो ऐसे में इक्वलिटी भी प्रमोट होती है, लोगों को इक्वलिटी भी फील होती है कि नहीं, अगर मेरे पास ये पावर है तो दूसरे के पास देखो उस तरह की पावर है, मुझे अपने दायरे में रहना होगा और उसे अपने दायरे में रहना होगा। तो यहाँ ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म में, ये क्या कर रहा है, इक्वलिटी को भी प्रमोट कर रहा है और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये इसका डुअल ऑब्जेक्टिव है, इसका दोहरा चरित्र है। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of the federalism. Governments at different level should agree to some rules
of the power sharing, they should also trust that each would abide by its parts of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. तो कह रहे हैं कि ये जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फेडरल सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है कि जो हायर अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने से लोअर अथॉरिटीज़ को, स्टेट्स को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर देंगे। ये क्या कर रहे हैं, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दूसरे से ये भी कह रहे हैं देखो हम तुमको पावर दे रहे हैं, तुम्हें भी मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, आप हमारे पर विश्वास करके चलो, ठीक है, और हम आपको पूरी तरीके से बेदखल नहीं कर रहे हैं, आपको भी आपके अधिकार और कुछ शक्तियाँ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी करता है, अनलिमिटेड पावर दे करके किसी को ये भी नहीं देना चाहता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर वाला हो जाए, कोई राज्य या कोई भी लोकल लेवल की गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर ले, इंडिपेंडेंट कर ले। ऐसा भी नहीं होने दे रहे। यहाँ पर क्या है कि आपको ट्रस्ट है, विश्वास भी रखना है हमारे ऊपर, हम आपको पावर देंगे भी, लेकिन उसके बावजूद भी बंध के चलना है, एक दूसरे के साथ में रहना, लिव टुगेदर जो एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, समझौता है कि हमें साथ में ही रहना है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे फेडरलिज्म के, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए। अब इसके आगे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी फेडरलिज्म के जो फॉर्म्स हैं, जिनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, इन लोगों ने जब वेरीफाई किया और एनालिसिस किया तो ये पाया कि पूरे वर्ल्ड में फेडरलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उनके फॉर्म्स हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हर जगह पर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा नहीं है, इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्म हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं और फेमस हैं, और इंडिया में फेडरलिज्म का कौन सा फॉर्म चल रहा है, वो कौन सी कैटेगरी, उसका क्या नाम है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।